Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, ई फिजिक्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक अपना रहने वाला है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रोटेटिंग लूप, यानी कि एक लूप जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, तब उसमें कितना ईएमएफ प्रेरित होगा ये हमें निकालना है। हालांकि हम यहाँ लूप लेके चलेंगे एक आयताकार, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो केवल आयताकार लूप के लिए ही लागू होगा। कोई भी शेप का, वर्गाकार, वृत्ताकार, कैसा भी लूप हो सकता है, सबके लिए वो फॉर्मूला वैलिड होगा जो हम निकालने वाले हैं, है ना। हम तो अपनी सुविधा के लिए एक आयताकार लूप लेके चलेंगे। तो एक आयताकार लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जा रहा है और तब उसमें कितना ईएमएफ प्रेरित होगा, क्यों ईएमएफ प्रेरित होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊं। इस बार हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से लेके चल रहे हैं, ये है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड, एक समान है। और मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है ना। क्रॉस लगा के अगर हम इसको शो करते हैं तो इसका मतलब वो ऐसे अंदर की तरफ होता था। अगर इस बार मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूँ इसका मतलब सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यूँ करके आ रही हैं बाहर की तरफ। और इसमें हमने एक लूप रखा हुआ है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर लूप मैं लेके चल रहा हूँ। और मान लो स्टार्टिंग में मैंने इसको इस तरह से रखा है लूप को कि इसका लूप का जो तल है ना वो चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये एक लूप रखा हुआ है, इसमें ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड यूँ है और ये ऐसे करके, इसका मतलब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। और अब हम इसको घुमाएंगे। अच्छा, इसको घुमाने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मान लो मैं इस लूप को ऐसे रख के और फिर यूँ घुमाऊँ, यूँ, क्या तब भी इसमें ईएमएफ प्रेरित होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं इस लूप को ऐसे रख के यूँ घुमाऊँ ऐसे करके, ठीक है ना, तब इसमें ईएमएफ प्रेरित होगा कि नहीं होगा, कितना होगा वो हमें निकालना है। सोचो अगर मैं पहले इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, मतलब ये एक्सिस का काम कर रहा है ये, अगर मैं इसको ऐसे करके घुमा रहा हूँ ना कि इसके परपेंडिकुलर, इसके तल के परपेंडिकुलर कोई अक्ष है लंबवत और उसके परितः हम इसको यूँ करके घुमा रहे हैं, तब इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। क्या वजह है, क्योंकि जब ये ऐसे करके घूमेगा ना तो इसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान के चलो अभी इतनी जगह में से होकर 100 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, जब ये लूप ऐसे करके घूम जाएगा थोड़ा सा, जब इस सिचुएशन में पहुंच जाएगा तब भी 100 ही रेखाएं गुजरेंगी, क्योंकि जगह तो अभी भी उतनी रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसा है। तो जब इसमें से अभी 100 गुजर रही थी, ऐसे कर दूंगा तब भी 100, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, यानी कि हर परिस्थिति में इसमें से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कांस्टेंट ही रहने वाली है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है तब उसमें कोई ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा। तो अगर मैं इस लूप को ऐसे घुमा रहा हूँ ना तब तो इसमें कोई भी ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ लूप को घुमाने वाले हैं ये वाली एक्सिस के अराउंड, है ना, इस अक्ष के परितः हम इस लूप को घुमा रहे हैं। अब ये जो अक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अक्ष है ना, ये इस लूप के तल में से ही गुजर रही है ना। ये लूप है और इसी के तल में मैंने एक एक्सिस, एक अक्ष ले रखा है और उस अक्ष के परितः ये लूप ऐसे घुमाया जा रहा है। मान लो हम इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा कोणीय वेग से घुमा रहे हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इस सिचुएशन में इसमें ईएमएफ प्रेरित होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और कितना होगा। तो आप ऐसे सोचो कि जब मैं इसको ऐसे करके घुमाऊँगा यूँ, तो इससे होकर जाने वाली, इससे आर पार होकर जो रेखाएं जा रही हैं ना, उनकी संख्या में अब के बार कोई ना कोई परिवर्तन होगा,
जैसे अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो इसमें से मैक्सिमम रेखाएं गुजर रही होंगी, और जैसे जैसे मैं इसको यूँ घुमाता जाऊँगा वैसे वैसे इससे होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जब बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर कर दूंगा तब इसमें से एक भी रेखा नहीं गुजरेगी, और आगे घुमाते जाएंगे तो और इसमें से रेखाओं की संख्या वापस बढ़ने लग जाएगी, है ना। जब मैं बिल्कुल ऐसे कर दूंगा तो रेखाएं फिर से मैक्सिमम हो जाएंगी, और आगे घूम के आएगा तो फिर से रेखाओं की संख्या वापस कम होगी, जीरो हो जाएगी इस कंडीशन में जब ले आएंगे तो, और फिर और आगे घुमाते जाएंगे तो फिर से ऐसे आते आते मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे मान लो अपने पास में एक सर्कुलर लूप लेके चल रहा हूँ मैं, हमें तो समझना है, मान के चलो आयताकार न लेके अगर मैं इस तरह का वृत्ताकार लूप लेके चलता, अभी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ करके, है ना, और ये लूप उस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो मैं देख रहा हूँ कि मान लो इसमें से अभी 4 रेखाएं गुजर रही हैं आर पार, ठीक है। अब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं यूँ करके, तो अभी इसमें से 4 लाइन गुजर रही थी, लेकिन जब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा तो अब इसमें से 3 ही जा पा रही हैं, और घुमा दूंगा तो अब इसमें से 2 ही जा पा रही हैं, है ना। और घुमाऊंगा इसको तो हो सकता है अब एक ही रेखा जा रही हो, और घुमा दूंगा तो अब इसमें से एक भी लाइन नहीं जा रही है, और क्योंकि अब इसमें से एक भी लाइन नहीं जा रही है तो मैं कह सकता हूँ कि इस लूप से होकर गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स 0। तो जब ये लूप ऐसे रखा हुआ था मैक्सिमम लाइन गुजर रही थी, और जैसे जैसे मैं इसको आगे घुमाता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू कम होती चली जा रही है, और जब ऐसे कर देता हूँ तो नेट चुंबकीय फ्लक्स 0, और आगे घूमने लग जाएगा ऐसे करके यूँ, तो इसमें से फिर कुछ न कुछ रेखाएं जाने लग जाएंगी और अब मैक्सिमम हो जाएंगी, है ना। और आगे घुमाऊंगा तो फिर से रेखाएं कम होती जाएंगी। कहने का मतलब ये रहा कि जैसे जैसे हम इस लूप को यूँ घुमाते जाते हैं इस वाली सिचुएशन में तो इसमें से मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, और जैसे जैसे मैं इसको आगे घुमाता जाऊंगा फ्लक्स धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस सिचुएशन में आते आते फ्लक्स हो गया 0, और आगे घुमाऊंगा तो फ्लक्स वापस बढ़ने लग जाएगा, और ऐसे होते होते फिर से वापस मैक्सिमम हो गया। तो क्योंकि इस लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। मतलब अगर कोई भी लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फिर इसमें कोई न कोई ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा। बस हमें वो ईएमएफ ही कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। मतलब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें विद्युत वाहक बल क्यों प्रेरित होगा, क्योंकि जब ये लूप घूम रहा है ना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कितना प्रेरित होगा ये हमें फैराडे का लॉ बताता है, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू -n/d∅b/dt। तो हमें पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि इसमें विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, यानी कि लूप पहले ऐसे ही रखा हुआ था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग से मेरा मतलब है कि जब टाइम 0 था, है ना, तब लूप ऐसे था, यानी कि तब उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा था। और जैसे जैसे ये आगे घूमता जाएगा, मान लो थोड़ी देर बाद जब टाइम t हो गया है तब ये किसी एक नई स्थिति में पहुंच गया ऐसे, और जब ये ऐसे हो गया है ना तो अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, देखो जब ये ऐसे रखा हुआ था तब इसका जो एरिया वेक्टर, इसका जो क्षेत्रफल सदिश था वो ऐसे था, है ना, यानी कि तब इसके क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तब दोनों के बीच में कोण बन रहा था 0। क्षेत्रफल सदिश तो आपको पता ही होना चाहिए कि सरफेस के लंबवत दिशा में खींचा गया जो वेक्टर होता है उसको हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जब ये ऐसे रखा हुआ था तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश था और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही था, तब दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा था वो था 0 डिग्री। लेकिन जब ये ऐसे घूमता जाएगा तो क्षेत्रफल सदिश भी घूमेगा थोड़ा बहुत, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि समय t पर ये इस पोजीशन में आ जाता है लूप, यानी अब इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया ऐसे, है ना, यानी कि अब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। मैं उस एंगल को अपनी ओर से मान के चल रहा हूँ थीटा। तो जब क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, उस कंडीशन में इस लूप से होकर कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा होगा। अगर मैं इस लूप का एरिया मान के चलूँगा a, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे कुछ होगा जिसको हम लिख सकते हैं a वेक्टर, है ना। ये मैं अब वो पोजीशन दिखा रहा हूँ जब ये थोड़ा सा ऐसे घूम चुका है इस तरह से, तब इसका ये था क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र यूँ करके है। अब हमें पता करना है कि इससे होकर कितना चुंबकीय फ्लक्स उस कंडीशन में गुजरेगा जब इसका क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा एंगल बना रहा है तब।
तो फॉर्मूला हमारे पास होता है इस सिचुएशन के लिए फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा यानी कि अब की बार मुझे इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक तोड़ना होता है। बात वही से आ जाती है कि फिर से फ्लक्स आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये ऐसे ही होता तब इससे कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा होता, तब मैं कह देता कि बी ए। लेकिन अभी क्षेत्रफल सदिश अगर कोई एंगल बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा, तब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा बी ए कॉस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, ये तात्कालिक चुंबकीय फ्लक्स है। तात्कालिक से मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर है इतना चुंबकीय फ्लक्स। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय चुंबकीय फ्लक्स इतना ही होगा। अरे अभी जब ऐसे रखा हुआ था तब तो मैक्सिमम था, जैसे जैसे ये घूमता जा रहा है वैसे वैसे फ्लक्स बदलता जा रहा है। जब समय t था तब फ्लक्स इतना था, और आगे अगर समय बढ़ता है तो ये वाले फ्लक्स में फिर से चेंज होगा। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम t पर फ्लक्स है। अब हमें पता है कि स्टार्टिंग में ये जो लूप था वो ऐसे था टाइम 0 पे, और जब तक टाइम t हुआ है तब तक ये थीटा एंगल घूम गया है ना। इस वाली सिचुएशन से थीटा कोण तक घूम गया है। कितने समय में? तो 0 से t तक समय कितना हो गया? t, यानी कि t टाइम में ये कितना कोणीय विस्थापन घूम जा रहा है? थीटा कोणीय विस्थापन ये घूम जाता है। तब मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, यानी कि कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। कितना कोणीय विस्थापन हुआ है? थीटा। कितने समय में हुआ है? 0 से t। तो 0 से t के बीच में समय कितना हो गया? t। यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, और वो ओमेगा टी थीटा की जगह यहाँ रख सकता हूँ। तब फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ अब इस इक्वेशन से क्लियर पता भी चल रहा है कि ये वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो टी टाइम पर है। जब टी की वैल्यू बदलेगी, यानी कि समय जब और आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये तात्कालिक चुंबकीय फ्लक्स है। एक पर्टिकुलर टाइम टी पर उस फ्रेम से, उस लूप से होकर इतना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा था, और जब इतना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है तो इसकी वजह से अब उसमें कितना ईएमएफ प्रेरित होगा, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन तो हो रही है, और परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कितना होगा? तो फैराडे लॉ बताता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। अगर एक सिंगल लूप है, सिंगल फेरा है तब, और अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि ये कोई कुंडली होती है ना, इसमें फेरों की बहुत सारी संख्या होती, तब मैं इसको ऐसे लिख सकता था एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। या तो आप n का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, है ना। अगर इस लूप में फेरों की संख्या n है तो या तो n को यहाँ से गुणा कर लें, या फिर आप ऐसा कर सकते थे कि ये वाला जो चुंबकीय फ्लक्स निकल के आया है, या फिर ये वाला जो चुंबकीय फ्लक्स निकल के आया है, ये एक सिंगल लूप के लिए है, यानी एक सिंगल फेरे से इतना चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हुआ है, इतना चुंबकीय फ्लक्स लिंक हुआ है। अगर n फेरे हैं तो मैं यहाँ n से मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन करना एक ही जगह n से गुणा, कि या तो तुम यहाँ n से गुणा कर दो तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स पता चलेगा कि पूरी कॉइल से, एक फेरे से है ये तो, पूरी कॉइल से कितना गुजर रहा है। अगर उसमें फेरों की संख्या n है तो n से गुणा कर देंगे, या फिर n का मल्टीप्लाई तुम यहाँ कर दो, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी एक जगह हम कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस कॉइल में, इस लूप में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, तो n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और फाई बी की वैल्यू इस फाई बी की जगह रख के फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस एन डी ओवर डी टी, और फाई बी की वैल्यू है बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना। देखें बी और ए ये दोनों तो कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, लेकिन बी की वैल्यू तो वही है जो रहेगी। ए क्या है? ए इसका एरिया है। अब ये ऐसे है तब भी इसका एरिया क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, यूँ घूम जाएगा तब भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, ऐसे घूम जाएगा तब भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो ये दोनों ही राशियाँ जो हैं ये तो कांस्टेंट हैं, इसीलिए मैं इनको बाहर ला सकता हूँ। यानी कि अब हम ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस एन, और बी ए ये भी बाहर आ चुके हैं, बी इंटू ए, है ना, और अंदर बच गया कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये होगा माइनस साइन
ओमेगा टी इंटू ओमेगा, है ना, साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का और करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो इंटू ओमेगा और आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ओमेगा इंटू में मैं आगे लिख लेता हूँ ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन आ गया ना, ये इस लूप में इंड्यूस्ड यानी प्रेरित होने वाले तात्कालिक विद्युत वाहक बल का समीकरण है। तात्कालिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम टी पर आया है कि समय टी पर इस फ्रेम में, इस कुंडली में इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और जैसा कि आप इस इक्वेशन से समझ पा रहे होंगे कि ये जो विद्युत वाहक बल है ये कोई कांस्टेंट विद्युत वाहक बल नहीं है, लगातार इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि टी का मान जैसे जैसे बदलेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे एप्सिलॉन की वैल्यू बदलती रहेगी, है ना। कि टी की वैल्यू अगर मान के चलो, अगर मैं आवर्तकाल के पदों में लेके चलूँ तो 0 t/4 t/2 3t/4 फिर t, इस तरह से अगर मैं समय को बदलता जा रहा हूँ तो ये पूरी वैल्यू साइन ओमेगा टी की बदलेगी, और जब ये बदलेगी तो मैं कह सकता हूँ कि विद्युत वाहक बल भी कम ज़्यादा होता रहेगा। तो ये एक जो समीकरण आपको दिख रहा है ना, ये एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण है। प्रत्यावर्ती ईएमएफ है ये। प्रत्यावर्ती ईएमएफ से अपना मतलब है अल्टरनेटिंग। अब ये प्रत्यावर्ती शब्द का मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल हम किसको कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मतलब एक ऐसा विद्युत वाहक बल जिसकी दिशा समय के साथ बदलती हो, है ना, जिसकी डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जिसकी दिशा बदल जाती है। मान लो 1 सेकंड इधर था, 1 सेकंड बाद डायरेक्शन ये हो गई, यानी कि अभी ये सिरा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अगले ही क्षण ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर अगले ही क्षण ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस तरह से अगर किसी विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऐसे विद्युत वाहक बल को हम बोला करते हैं प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब ये वाला इक्वेशन जो है ये हमें बता रहा है कि ये वाले विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन है वो समय के अनुसार चेंज होगी। अब ये ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ये वाले विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो समय के साथ बदलती रहेगी। एक निश्चित समय के बाद इसकी दिशा वापस चेंज हो जाती है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये जो विद्युत वाहक बल है वो एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है। अगर मैं आपसे इस विद्युत वाहक बल की, इस ईएमएफ की अधिकतम वैल्यू पूछूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन की कितनी होगी, क्योंकि इतना तो कन्फर्म है कि एप्सिलॉन की वैल्यू टी पर डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे एप्सिलॉन का मान बदलेगा। तो अब सोचना ये है कि एप्सिलॉन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आप देखें ओमेगा एन बी इंटू ए, ये चारों तो कॉन्स्टेंट राशियाँ हैं, इनमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता, ये तो फिक्स हैं। बस समय बदलने की वजह से साइन ओमेगा टी की वैल्यू बदलती रहेगी। तो जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू अधिकतम हो जाएगी तो एप्सिलॉन की वैल्यू अपने आप ही अधिकतम हो जाएगी। और हमें पता है कि साइन ओमेगा टी की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। साइन में किसी भी एंगल के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसका मान ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। और जब इसका मान अधिकतम 1 हो जाएगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू अधिकतम आएगी, और क्या आएगी, ओमेगा एन बी ए, है ना। जब इसकी वैल्यू 1 रख दूंगा तो ये आएगी अधिकतम वैल्यू, और इस अधिकतम वैल्यू को हम शो करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, है ना। जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसको हम एप्सिलॉन नॉट से शो करेंगे, और एप्सिलॉन नॉट इसको अब हम बोला करेंगे शिखर मान, यानी कि विद्युत वाहक बल का शिखर मान। शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू। तो मैं फिर ओमेगा एन बी ए इसकी जगह पर क्या एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ यहाँ पर, तब आप कह सकते हो कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनकी जगह पर और इनटू साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो बात वही है, या ऐसे लिख दें या फिर आप इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को हम बोला करेंगे ये विद्युत वाहक बल का शिखर मान है। हम इस विद्युत वाहक बल को कह रहे हैं कि ये जो विद्युत वाहक बल है एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है, और प्रत्यावर्ती ईएमएफ का मतलब होता है ऐसा ईएमएफ जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ में चेंज होती रहती है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये वाले विद्युत वाहक बल की दिशा समय के साथ बदल रही है? तो अब अपन एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, है ना। एप्सिलॉन और टी के बीच में हम एक ग्राफ खींचेंगे। मान लो इस वाले एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूँ, समय, और इस वाले एक्सिस पर हम एप्सिलॉन यानी कि विद्युत वाहक बल लेके चल रहे हैं।
और समय भी मैं आवर्तकाल के पदों में लेके चल रहा हूँ। जैसे इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यूँ घूम के और वापस लौट के वहीं आ जाएगी, तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा और उसमें जितना समय लगेगा उसको हम आवर्तकाल बोलेंगे। सोचो अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है और यहाँ से इतना इस पोजीशन में आ गई, इसका मतलब 1/4 चक्कर हुआ है, फिर ऐसे पहुँच जाएगी तो इसका मतलब आधा चक्कर। तो अभी समय 0, अभी t/4, अभी t/2 और जब ऐसे हो जाएगी तो 3t/4 और वापस यूँ आ जाएगी तो एक आवर्तकाल कंप्लीट यानी कि t। तो मैं समय इसी फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, है ना, कि मान लो यहाँ पर आवर्तकाल t, तो ये जो समय होगा यहाँ पर ये होगा t/2, है ना, ये t/4 और ये 3t/4। ये हमने समय को डिवाइड कर रखा है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे हम क्या लेके चल रहे हैं, इस वाले एक्सिस पर हम EMF लेके चल रहे हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ना इक्वेशन, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, भाई या तो देखो आपको पहले से ही पता होता होगा, जब आपने वेव वाला चैप्टर 11th क्लास में पढ़ रखा है तो आपको पता है कि साइन वेव के लिए जो ग्राफ आता है वो किस तरह से आता है, सेम ऐसे ही आएगा। लेकिन मैं शुरू से बता रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2π/t, है ना, आवर्तकाल के पदों में, और इनटू समय t। अब देखो यहाँ पर समय कितना है 0, अगर मैं यहाँ वैल्यू 0 रखता हूँ तो साइन 0 का मतलब 0 और ये भी कितना आएगा 0, यानी कि तब विद्युत वाहक बल भी कितना होगा 0। समय 0 पर EMF 0 है। t/4 यहाँ पर रखूँगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 बार कैंसिल, π/2 बचेगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 और 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जब समय t/4 होगा ना तब विद्युत वाहक बल मैक्सिमम आएगा एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये है EMF की मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, तो इतने समय पर EMF हमें इतना मिला। उसके बाद में अब ये वाला टाइम रखते हैं t/2, t/2 रखेंगे इसकी जगह पर, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0 और 0 इंटू ये करूँगा तब भी 0, यानी कि इस समय पर EMF फिर से 0 हो गया। फिर आगे चले 3t/4 जब मैं रखूँगा तो काट पीट करने के बाद में जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो होगी -1, और -1 इंटू एप्सिलॉन नॉट करूँगा तो माइनस एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, एप्सिलॉन नॉट इधर है इतना, तो इतना ही नीचे होगा, यानी कि माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइम पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो इतनी मिल रही है EMF की। और फाइनली t जब मैं यहाँ पर रखूँगा, t से t कैंसिल, साइन 2π बचेगा, साइन 2π मतलब 0 और 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट यानी कि 0, तो इस टाइम पर भी EMF कितना हो गया 0। तो फाइनली हमें ग्राफ पता चला कि ग्राफ कुछ इस तरह का आने वाला है। अब इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन था ना EMF का, ये एक प्रत्यावर्ती EMF का इक्वेशन है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो चेंज हो ही रहा है कि समय 0 पर विद्युत वाहक बल 0 था, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विद्युत वाहक बल भी बढ़ता चला जा रहा है ना, फिर कम हो रहा है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी बदल रहा है। ऐसे विद्युत वाहक बल को ही हम कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, जिसकी डायरेक्शन समय के साथ बदलती रहती है। एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद जिस विद्युत वाहक बल की दिशा बदल जाती है उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो कहने का मतलब ये रहा कि अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी लूप है, किसी भी शेप का अगर लूप है, उसको ऐसे करके घुमाया जाता है तो उसमें एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और सोचो अगर इसी लूप को, जिसमें कुछ ये वाला EMF प्रेरित हो चुका है, अगर इसी लूप को मैं किसी सर्किट के साथ में कनेक्ट कर दूं, किसी परिपथ में इसको जोड़ दूं, मान लो ये एक परिपथ ऐसे करके मैंने बना रखा है, इनका टोटल प्रतिरोध, परिपथ का लूप का सबका टोटल प्रतिरोध अगर R है, तो फिर इसमें कोई ना कोई करंट भी फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल है और एक बंद परिपथ से हमने उसको जोड़ रखा है, तो इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा तो हम निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R, ओम्स लॉ से I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V की वजह यहाँ विभवांतर का काम कर रहा है विद्युत वाहक बल, तो I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R, और एप्सिलॉन की वैल्यू ये है, तो मैं लिख सकता हूँ फिर एप्सिलॉन नॉट अपॉन R इंटू साइन ओमेगा t। अब हमें पता है एप्सिलॉन अपॉन R यानी कि विभवांतर बटे प्रतिरोध बराबर क्या होता है, धारा, तो अधिकतम विभवांतर बटे प्रतिरोध से क्या निकलेगा, अधिकतम धारा,
विभवांतर और प्रतिरोध का जो अनुपात है वो करंट होता है। तो अधिकतम विभवांतर यानी कि अधिकतम विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो अधिकतम धारा है। इसीलिए इसकी जगह पर मैं अधिकतम धारा यानी कि शिखर धारा लिख सकता हूँ I नॉट। तब इक्वेशन बनेगा I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन आ रहा है ये प्रत्यावर्ती धारा का यानी कि ये AC का इक्वेशन है, अल्टरनेटिंग करंट। ये प्रत्यावर्ती धारा है क्योंकि ये सेम इसी से मैच कर रहा है। यहाँ I नॉट को हम बोला करेंगे उस धारा का शिखर मान। शिखर से मतलब जो अधिकतम वैल्यू हमें मिलती है, ये वाली जो वैल्यू है वो अधिकतम है, ये विद्युत वाहक बल का शिखर मान है। ऐसे ही अगर मैं इनके लिए ग्राफ खींचूँ ना I और T के बीच में, तो वो ग्राफ भी सेम इसी तरीके का मिलेगा। यहाँ इस एक्सिस पर अगर मैं T ले लेता हूँ और इस एक्सिस पर Y एक्सिस पर मैं करंट ले लेता हूँ, तो यहाँ मुझे इसी तरह का ग्राफ मिलने वाला है फिर से, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये इसका शिखर मान हो गया यानी कि I नॉट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इस लूप को किसी सर्किट के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है तब इस परिपथ में एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। प्रत्यावर्ती धारा से मतलब एक ऐसी धारा इसमें प्रवाहित होगी जिसकी दिशा समय के साथ चेंज होती रहेगी। मतलब एक बार धारा ऐसे जा रही है, फिर यूँ आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर यूँ जा रही है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यावर्ती धारा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जब अगला चैप्टर जब AC पढ़ेंगे तो इसी कंसेप्ट से आगे बढ़ाएंगे उस चैप्टर को, कि अगर हमें कहीं भी प्रत्यावर्ती धारा AC अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम कॉइल को घुमाएंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर कॉइल को स्थिर रख के मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाए, जो कि एक्चुअल में जनरेटर या डायनेमो के अंदर किया जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले जो उपकरण हैं उनका यही प्रिंसिपल होता है, यही सिद्धांत होता है कि या तो किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो उसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लग जाएगी AC, जो कि हमारे घरों में आ रही होती है ना। या फिर कॉइल को फिक्स कर दो, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको घुमाओ, तब भी सेम वही सिचुएशन होगी, तब भी वही सेम रिजल्ट निकल के आएगा कि तब भी उस कॉइल में उस लूप में एक प्रत्यावर्ती एक अल्टरनेटिंग EMF ही उत्पन्न होगा और उसकी वजह से तब भी उस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित होगी। तो जहाँ भी हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करनी होती है, और इसका काम कौन करता है, डायनेमो यानी कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं ना, विद्युत जनरेटर, उनसे प्रत्यावर्ती धारा जो उत्पन्न करी जाती है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। उनमें हम या तो कॉइल को फिक्स रख के मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रख के इसकी तरह से कॉइल को घुमाया जाता है और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है।